रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चाचा और भतीजे में जंग जारी है। इस जंग में जीत भतीजे की होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ खड़ी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की बैठक में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें चिराग को देगी बीजेपी। हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस को राज्यपाल या फिर राज्यसभा का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है। भतीजे प्रिंस को बिहार में ही मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। अब एलजेपी का पुराना चुनाव चिन्ह बंगला भी चिराग को ही मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। प्रशांत हमारे साथ है। मनीष, आपने बहुत करीब से देखा है बिहार की राजनीति को, आपको क्या लगता है चाचा का अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, चाचा का अगला मूव क्या होगा ये तो चाचा और उनके समर्थक ही जानते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल बीजेपी को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और बीजेपी को इस बात का न केवल अंदाज़ा है बल्कि वो इस सच से भली भांति परिचित हैं कि बिहार में जो पासवान 6% वोटर हैं उनका जो उनके ऊपर जो प्रभाव है या वो जो वोट के जो नेता हैं वो चिराग पासवान हैं और यही एक बड़ा कारण है कि चिराग पासवान के मन मुताबिक उनको 5 सीटें दी गई हैं और पूरे सीटों के तालमेल से जो है जो चाचा हैं पशुपति पारस उनको अलग रखा गया है। यानी कि एक तरह से बीजेपी ने उनको बिहार की राजनीति से हाशिए पे ढकेल दिया है और इसके पीछे का कारण यह है कि अगर आपको याद हो आरजू, तो 2021 जून में लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हुआ था और उस समय और वो जो विभाजन था उसकी पूरी जो एक तरह से स्क्रिप्ट है, उसकी जो पूरा जो उसका डायरेक्शन था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और बीजेपी ने उनके इशारे पर या उनकी इच्छा को के अनुसार उस पूरे विभाजन में उनका सहयोग किया था और 6 में से 5 सांसद गए थे। लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं ने अगले कुछ महीनों के अंदर ही अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस सच से अवगत करा दिया था कि जो वोटर हैं, जो पासवान वोटर हैं, वो चिराग पासवान के साथ हैं, चिराग पासवान ही उनके नेता हैं। और उसके बाद के दिनों में यह देखा गया कि जब भी कोई बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में चिराग पासवान को रखा गया। लेकिन अगर पशुपति पारस को अगर आज 1 सीट नहीं दी जा रही है तो ये ना केवल पशुपति पारस के लिए झटका है बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार के सहयोगी या कह सकते हैं आप कि उनके करीबी माने जाते हैं पशुपति पारस। और आज एक तरह से बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पशुपति पारस को लोकसभा की राजनीति में रखना चाहते हैं तो नीतीश कुमार अपने कोटे के किसी वैसी सीट से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वहां से वो लड़वा सकते हैं। लेकिन शायद नीतीश कुमार भी आज की तारीख में उतनी पशुपति पारस के लिए उतनी उदारता नहीं रखें। और एक और सच है कि चिराग पासवान आज के एनडीए में एकमात्र नेता हैं कि जब से नीतीश कुमार 28 जनवरी को वापस एनडीए में आए हैं उन्होंने आज तक उनको कटसी विजिट नहीं किया है, यानी कि उनको कॉल ऑन नहीं किया, जबकि एक के बाद एक सभी सहयोगियों ने जाकर उनसे मुलाकात की। आरजू जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष, हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, बीजेपी की रणनीति क्या है कि चाचा को पीछे छोड़ के जो चिराग को उन्होंने सामने किया है? नहीं, देखिए, अभी मनीष जी ने बिल्कुल साफ किया कि किस तरीके से बीजेपी को ये भली भांति मालूम है और पिछले कई महीनों से उसको ये फीडबैक भी आ रहा था कि बिहार में ज़मीनी स्थिति क्या है और चाचा और भतीजा के में अगर हम तुलना करें तो किसके पास खासकर पासवान का जो वोट है वो किसके खाते में है और उसी आधार पर बीजेपी ने भी अपना सर्वे करवाया होगा और उसको जो भी फीडबैक मिला है
उस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। लेकिन सवाल अब बड़ा ये है कि पशुपति पारस अब आगे क्या करेंगे। शून्य एक भी सीट नहीं देकर बीजेपी ने ये लगभग ये साफ कर दिया है कि पशुपति पारस के लिए जो फिलहाल जो अभी जो एनडीए गठबंधन है उसमें उनकी जगह कहाँ पर है। तो लिहाजा अब पशुपति पारस को तय करना होगा कि जो चुनाव है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके पार्टी के अस्तित्व पर ही एक तरह से खतरा हम मान सकते हैं। लिहाजा उनको किसी न किसी रूप में चुनाव में उतरना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि जो मनीष बता रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अपने कोटे की सीट से कोई सीट देते हैं जिसकी संभावना बेहद कम है, तो ऐसे में क्या इनके पास दो ही विकल्प बचते हैं अगर बीजेपी कोई सीट नहीं देती है कि या तो वो इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन है बिहार में जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है उनके पास जाएं, उनसे कुछ सीटें लें और उनकी तरफ से चुनाव लड़ें। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या महागठबंधन भी पशुपति पारस के लिए उतना ही इंटरेस्टेड होगा। दूसरी चीज़ कि क्या वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सभी बातों पर विचार करने के लिए संभावना है कि आज दोपहर बाद पार्टी की जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी एक बैठक हो सकती है और उस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पार्टी के सूत्रों का भी कहना है कि औपचारिक तौर पर ऐलान होने के बाद ही पार्टी कोई भी अपना अगला कदम उठाएगी, क्योंकि जो भी बात आ रही है वो सूत्रों के हवाले से है और जो कल चिराग पासवान ने ट्वीट किया है उसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो पार्टी को अभी भी लगता है कि औपचारिक ऐलान होने तक का इंतजार करना चाहिए।